बेटा ये अपना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में मेजरमेंट टर्म्स करी थी और मेजरमेंट टर्म्स में हमने कि प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स कैसे आती हैं, टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ये सब करा होगा। फिर देन उसके बाद में सेकेंड वाले लेक्चर में हमने अलग अलग सिचुएशन में गैस कांस्टेंट की कैसे वैल्यूज़ आती हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, वो करा होगा। उसके बाद में डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी बेटा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंडर में हमने एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मोल, फिर ग्राम एटॉमिक मास, देन एटमिस्ट्री, और उसके बाद में वाई मैप हमने करा होगा कि कैसे नंबर से मोल बताएं, मोल से नंबर बताने हैं, या वॉल्यूम से नंबर कैसे बताया जाए। फिर मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सब हमने किया होगा। लास्ट में एवरेज एटॉमिक मास और वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमने लास्ट क्लासेस में करी थी बेटा। उसके बाद में इस वाले लेक्चर में आज हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे। देन बेटा साइंटिफिक नोटेशन, प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है, ये चीज़ हम देखेंगे। राउंड ऑफ करना सीखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम। केमिकल लॉज ऑफ कम्बिनेशन में हम लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे। देन उसके बाद में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस करेंगे, फिर गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। फिर हम कोशिश करेंगे भाई आज की क्लास में यहाँ तक कि मोल एनालिसिस में पहुँचा जाए, मोल कंसेप्ट पे, कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट दे दिए जाए, उनके मास दे दिया जाए तो प्रोडक्ट कैसे बताने होते हैं। उसके बाद में लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह की ट्रिक से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो बेटा आज की इस वाले रिकॉर्डेड लेक्चर में यहाँ पे सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा अगर देखें कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले बेटा जैसे अगर मैं ग्लूकोज लिखूँ तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह पे मैं MF लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखूँगा तो वो CH2 आएगा, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है बेटा। अगर मैं इसको एम्पिरिकल फार्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैं n बोल देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा अपना C6H12O6, ये अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो बेटा सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में बेटा जैसे अपने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया, तो कहीं पे हमने एक मॉलिक्यूल आइसोलेट किया है तो उसमें एग्जैक्टली 6 कार्बन एटम मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर बताया जाता है कि एटम्स अलग अलग एलिमेंट के कितने कितने प्रेजेंट हैं बेटा। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में उन एटम्स के नंबर का सिंपल होल नंबर रेशियो बताया जाता है बेटा। यहाँ पे जैसे रेशियो जो है वो 1:2:1 है। रेशियो बेटा ऊपर भी 1:2:1 है, रेशियो दोनों में सेम है। लेकिन ऊपर वाले में मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट नंबर बताते हैं एटम्स का। इसमें क्या लिखा होता है, इसमें सिर्फ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखा होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगा। अब बेटा ये n जो है ये क्या है, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एक बार इसका मॉलिक्यूलर मास लिखूँ, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, 6 कार्बन है तो एक कार्बन का 12, तो 12×6। उसके बाद में 12 हाइड्रोजन है तो 1×12, एक हाइड्रोजन का 1। उसके बाद में ऑक्सीजन कितनी है अपनी, 6 हैं तो 16×6 बेटा, ये वैल्यू आ गई 180, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास लिखना हो तो 180 mu, मोलर मास लिखना हो तो 180 ग्राम। अब बेटा यहाँ पे ये 72 + 12 और ये जो है 96, 180 के इक्वल ऐसे आ जाता है। अगर मैं इसका एम्पिरिकल मास लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं इसका एम्पिरिकल मास लिखता हूँ तो एम्पिरिकल मास लिखने के लिए बेटा कार्बन जो है वो एक कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन है 1×2 और ऑक्सीजन एक है, ये कितना आया बेटा 30 आया। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 180 को मैं डिवाइड करूँ किससे बेटा 30 से, तो ये क्या आ जाता है अपना n आ जाता है। मतलब अगर मोलर मास को डिवाइड करा जाए किससे, एम्पिरिकल मास से, तो क्या आ जाता है बेटा अपना n आता है।
इसी चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा सा, और इसके जो बारीक बारीक पॉइंट है वो देखते हैं कि ग्लूकोज का ये बताया गया है मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, रेशियो ऑफ एटम्स दोनों में ही सेम 1:2:1 है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, और ये क्या करता है, सोज रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, बट मोलिकुलर फार्मूला क्या करता है बेटा, सोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। ये रिलेटिव दिखाएगा कि एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 है, अगर 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन 4, मतलब 4 होंगे, 6 हैं तो 12 होंगे। ऐसे मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला करके। n कैसे आता है, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि A और B दो कंपाउंड हैं, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला CH है। A और B कंपाउंड है, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है बेटा, CH है, लेकिन दोनों के मोलिकुलर मास क्या है, एक का 26, एक का 78, कह रहे हैं उनका मोलिकुलर फार्मूला बताओ। तो बेटा यहाँ पे CH का हम क्या निकाल लें, एम्पिरिकल मास निकाल लें। CH का एम्पिरिकल मास कितना आया, ये CH से ऐसे एम्पिरिकल मास 13 आ गया। अब बेटा अभी हमने पढ़ा था कि मोलर मास को अगर हम एम्पिरिकल मास से डिवाइड करते हैं तो अपना क्या आ जाता है, n आ जाता है। तो A जो कंपाउंड था, A कंपाउंड के लिए अगर मुझे n निकालना है तो उसका मोलर मास कितना दिया हुआ है 26, एम्पिरिकल मास कितना 13 बेटा, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, कितनी वैल्यू आई 2। तो एम्पिरिकल फार्मूला को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, n से, तो क्या आ जाता है बेटा, मोलिकुलर फार्मूला। तो ये आ गया C2H2। B जो है बेटा, B के लिए मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलिकुलर मास 78, एम्पिरिकल मास से डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू आ गई 6, तो मोलिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, अपना एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद में ग्लूकोज वाला ही क्वेश्चन है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज कितना, CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का कितना है, CH2O है, इसका एम्पिरिकल मास निकाल लिया, मोलर मास गिवन है 180, तो कह रहे मोलिकुलर फार्मूला बताओ। तो n जो है बेटा 180/30 करेंगे, 6 आया, मोलिकुलर फार्मूला क्या आ जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, C6H12O6। अब बेटा अगला जो एक कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो आगे ये क्वेश्चन आएंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेटा, अगर हाइड्रोजन, मतलब मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर बेटा, ठीक है, वाटर के अंदर ऐसे वाटर का फॉर्मूला H2O है, ठीक है। अगर भाई मैं कहूं कि NaOH का फॉर्मूला, या जैसे अभी ग्लूकोज लिखा था, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, लेकिन अगर ग्लूकोज का मास देखा जाए, मैंने कह दिया कि 180 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, कितना ग्लूकोज है, 180 ग्राम ग्लूकोज। तो 180 ग्राम ग्लूकोज में बेटा कार्बन जो है, कार्बन 72 ग्राम कार्बन है, 72 ग्राम कार्बन। इसके अंदर हाइड्रोजन है वो कितने ग्राम है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन है वो कितना है, 96 ग्राम, ठीक है बेटा। लेकिन फॉर्मूला तो इसका C72H12O96 ये लिखा नहीं, तो हम क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूले में, मोलिकुलर फार्मूले में मास नहीं लिखा जाता है, मोलिकुलर फार्मूले में क्या लिखा जाता है, उनके नंबर ऑफ मोल्स एक तरह से लिखा जाता है। तो ये 6 कैसे आया भाई, 72 को हमने किससे डिवाइड किया होगा, 12 से, यहाँ पे 12 को किससे, हाइड्रोजन के मोलर मास 1 से, ऑक्सीजन वाले को किससे डिवाइड किया होगा हमने, 16 से डिवाइड किया होगा। तो वैल्यू आ गई C6H12 और O6, ये आ गई। ऐसे ही अगर मैं H2O का बताता हूँ तो 18 ग्राम H2O में, 18 ग्राम H2O के अंदर क्या होता है बेटा, 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मूला हम ये तो नहीं लिखते भाई वाटर का कि यहाँ पे 2O16, ये तो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, इसके मोल्स निकाल के, तो H2, यहाँ पे 2 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, इसके मोलर मास 1 से, ऑक्सीजन को 16 से डिवाइड करा, क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये हो गया बेटा H2O, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए कि मोलिकुलर फार्मूला में मास नहीं लिखा जाता है, उसमें मोल्स लिखे जाते हैं, ठीक है, उसमें एटम्स का नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो बेटा ये क्या दिया हुआ है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 40.687% कार्बन है। मैं लिख देता हूँ कार्बन, कार्बन कितना दे रखा है, 40.687% दे रखा है, तो मैं 100 ग्राम ही मान लेता हूँ टोटल, तो 40.687
उसके बाद में हाइड्रोजन कितना दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है 5.085। उसके बाद में ऑक्सीजन दे रखा है वो 54.228। ऑक्सीजन कितना दे रखा है 54.228 ये दे रखा है। बेटा मैं ये चीज़ तो नहीं लिख सकता हूँ, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे मोल्स लिखना है या इनका नंबर लिखना है। वो कैसे आएगा बेटा, जो ये मास है इस मास को मैं किससे डिवाइड कर दूँ, कार्बन के मास से 12 से, हाइड्रोजन को मैं डिवाइड कर दूँ इसके 1 से, फिर इसको डिवाइड कर दूँ किससे 16 से। तो इनके डिवाइड करने पर बेटा जो वैल्यू आती है, कार्बन ये तो आ गया बेटा अपना 3.39 और हाइड्रोजन आ जाएगा 5.085 ही रहा ये, ऑक्सीजन जो आ जाएगा वो 3.39 आ गया, ठीक है 3.39 ये वैल्यू आई। लेकिन फॉर्मूले में तो ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो छोटा नंबर है उस छोटे नंबर से डिवाइड कर दूं, सबको 3.39 से डिवाइड करूं। ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आ गए अपने पास में कि एटम का रिलेटिव नंबर ये है। 3.39 से डिवाइड करा बेटा, इसको किस से डिवाइड करूं, 3.39 से ही सबको एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 3.39 से। तो कार्बन कितना आ गया 1, हाइड्रोजन कितना आ गया बेटा यहाँ पे 1.5 के राउंड आया, ऑक्सीजन कितना आया 1 आया। वैसे भी नहीं लिख सकते तो सिंपल होल नंबर लिखना होता है ना, तो अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा C2H3O2 ये चीज़ आ गई बेटा। इसको जो बुक्स वगैरह में सोल्व करके दिखाते हैं वो इसको अलग अलग बोल देते हैं कि परसेंटेज दी हुई है। अब परसेंटेज दी हुई है तो इतना ही मास तुम मान लो, अब इसको डिवाइड करा गया मोलर मास से, तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आए, फिर सबसे छोटे वाले नंबर से क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है सबको, तो ये 1.5 ये सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आया। सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो के लिए भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि ये ख़त्म हो जाए, तो ये इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। लेकिन क्वेश्चन में तो इसका दिया हुआ है मोलर मास की, मोलिकुलर मास जो है वो 118 है और मोलिकुलर फार्मूला पूछा गया है। तो इम्पेरिकल फार्मूला आया, इम्पेरिकल मास निकालेंगे तो भाई 2 कार्बन का 12 × 2 24, 3 हाइड्रोजन है तो 1 × 3 प्लस भाई 2 ऑक्सीजन का 16 × 2 टोटल कितना आ गया 59। मोलिकुलर मास 118 दिया हुआ है, 118 दिया हुआ है, तो 59 से डिवाइड करेंगे n कितना आ गया 2। मोलिकुलर फार्मूला कैसे आता है, इम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दे तो मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा अपना C4H6O4 भाई 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर। अगले क्वेश्चन में बेटा ये है कि एक कंपाउंड कंटेन्स, कंपाउंड के अंदर क्या क्या है 25.94% नाइट्रोजन, बाकी क्या है ऑक्सीजन। कह रहे हैं इम्पेरिकल फार्मूला बताओ, सेम वही करेंगे बेटा अपन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिख लिया, इनके जो मास या परसेंटेज दी हुई है वो लिख लिया। अब टोटल भाई इसके अंदर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है तो 100 में से माइनस कर देंगे। अब बेटा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए किससे डिवाइड, नाइट्रोजन के मोलर मास से, इसको ऑक्सीजन के मोलर मास से, यह आ गया 1.85 4.62। क्या करना है, जो छोटे वाला नंबर है उससे अपने डिवाइड कर देना, तो 1.85 को इससे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1, ये 2.49 के राउंड मतलब 2.5 आ गया। अब सिंपल होल नंबर रेशियो बताने के लिए भाई किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल खत्म हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 आ गया, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका जो इम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या आया बेटा N2O5, इसका इम्पेरिकल फार्मूला आ गया। उसके बाद में साइंटिफिक नोटेशन पे आए, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है बेटा, जैसे कैपिटल N × 10⁻n लिखा हुआ है, n अपना पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होगा। जो ये ऊपर वाली पावर है बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होगा। ये जो n की वैल्यू है बेटा ये 1 के बराबर या उससे बड़ी, 10 से छोटी दिखाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल से ये चीज़ अपने ज़्यादा क्लियर हो पाएगी कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, इनको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करो। तो बेटा यहाँ पे 283 को अगर साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना है तो अपने को ये नंबर किससे, भाई 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो, 10 से छोटा हो। तो भाई 10 से छोटा अगर इसको बनाना है तो क्या लिखें 2.83, 2.83 तो 10 की पावर क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। 0.00156 ये बेटा अपना 1 से भी छोटा नंबर है तो इसको 1 से बड़ा बनाना है तो यहाँ पे लिख दें, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे ना इस वाली पोजीशन पे। अगर भाई 5 के बाद पॉइंट लगाया तो ये 15.6 हो जाएगा, तो मैंने लिखा 1.56। तो अब ये पावर क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे 10⁻³ अगर इन दोनों को जोड़ के बेटा यहाँ पे दोनों को जोड़ा 322 आया, ठीक है। अब 322.6 को
अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो नंबर किससे छोटा बनाना है, 10 से छोटा, 1 के बराबर या उससे बड़ा। तो 3.226 पावर क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 10⁻²। 0.05 इंटू 63 करा, ये ऑलरेडी 3.15 आ गया, 1 और 10 के बीच में है, इंक्लूडिंग 1, तो मतलब उसके बीच में है ये। तो बेटा क्या बोल लेंगे इसको, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही है। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है बेटा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, जैसे मान लिया कि भाई जो एग्जैक्ट वैल्यू किसी एक्सपेरिमेंट में हमने नॉर्मेलिटी मोलरिटी कुछ ऐसी चीज़ कैलकुलेट करनी हो, एग्जैक्ट रिजल्ट मान लिया 24 है, एग्जैक्ट रिजल्ट क्या मान लिया बेटा कि 24 एग्जैक्ट रिजल्ट है। तो एक बच्चा क्या करने लगा, पहला बच्चा जो है उसने एक्सपेरिमेंट करा, उसने पहली बार अपनी पहली ट्राई में रिजल्ट निकाला 18, दूसरी में निकाला 17.9, अगली में निकाला 18.1। बेटा ये जो रिजल्ट है, ये बच्चा एक्सपेरिमेंट बहुत प्रिसाइज तरीके से कर रहा है, क्योंकि इसके रिजल्ट एक दूसरे के क्लोज हैं, तो ये बहुत प्रिसाइज तरीके से कर रहा है। हो सकता है ये कुछ गड़बड़ कर रहा हो, या जो मशीन ये यूज़ कर रहा है उसी में गड़बड़े हों, तो वो बस गड़बड़ भी प्रिसाइजली यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये बच्चा एक्यूरेट के करीब नहीं पहुंच रहा है, एक्यूरेट वैल्यू तो 24 है, एक्यूरेट के करीब नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट में जो गलतियां कर रहा है वो भाई सेम गलतियां कर रहा होगा, मतलब अपने दिमाग में जो ये मेथड मान के बैठा है, ठीक है, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तभी इसकी वैल्यू बहुत सेम सी वैल्यू आ रही है, नज़दीक वैल्यू आ रही है। तो ऐसी चीज़ जब डाटा एक दूसरे के क्लोज हो तो उसको बोला जाता है प्रिसाइज। जैसे प्रिसीजन क्या होता है, वैल्यू क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज आए। अब जो दूसरा बच्चा गया बेटा, उसने सेम एक्सपेरिमेंट करा, उसने पहली रीडिंग निकाली बेटा कितनी 24, दूसरी भी 24, तीसरी 23.9। तो बेटा ये वैल्यूज़ भी एक दूसरे के नज़दीक है, मतलब उसने एक बार तो हो सकता है तुक्का लग जाता है, उसने 3 बार करा, तीनों बार रिजल्ट क्या आ रहा है, बहुत नज़दीक की वैल्यू आ रही है, 2 बार तो सेम ही आ गई। तो प्रिसाइज डाटा तो है ही, और एग्जैक्ट रिजल्ट के भी बहुत क्लोज है भाई, 2 में तो सेम ही आ रहा है, तो इसमें प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है बेटा। अब तीसरा बच्चा गया, उसने एक बार रीडिंग निकाली कितनी 11, अगली बार रीडिंग 18, अगली बार 27, ना तो वैल्यू एक दूसरे के क्लोज है ना एक्यूरेट के क्लोज है बेटा, तो ये वाला बच्चा ना प्रिसाइज है और ना एक्यूरेट है। तो भाई प्रिसीजन क्या है, वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर होनी चाहिए, एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस टू द एग्जैक्ट वैल्यू। अब बेटा राउंड ऑफ करना, जैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में वो कई बार कह देता है कि क्लोजेस्ट जो इंटीजर है वहाँ तक राउंड ऑफ कर दो, होल नंबर बता देने की क्या बोलता है कई बार, या वैसे हमें राउंड ऑफ करवा के पूछ लिया जाए, क्योंकि मेंस में बेटा सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आ लिया, इसका भी आ सकता है। तो अभी जैसे टोटल इसकी 4 पॉसिबिलिटी है बेटा, जैसे मान लिया मैंने डेसिमल के 2 के बाद तक छोड़ना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक छोड़ना है, तो 6 को मैंने उड़ाना है, तो जो नंबर उड़ाना है, उड़ाना कौन है बेटा, यहाँ से 6 को ख़त्म करना है, तो ये 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है बेटा, साइड वाले नंबर जिसमें मुझे चेंज करना होगा वो 3 है, तो मैं इसका क्या बना दूंगा 4, एक बढ़ा देते हैं उसमें। अब बेटा ये वाला देखोगे, इस वाले में जिसको उड़ाना है बेटा वो 4 है, ठीक है, 4 5 से छोटा है, तो जिस डिजिट को चेंज करना होगा वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, 6 का 6 ही रहा। अब की बार बेटा देखो 5 से बड़े वाली वैल्यू को तुम हटा रहे हो तो नंबर को एक बढ़ा देना है, अगर भाई 5 से छोटे वाली वैल्यू को हटा रहे हो, जैसे 4 को हटाए तो एज इट इज रहेगा, अगर 5 को ही हटाना पड़ जाए तो बेटा 2 केस हैं, 5 बीच में 2 केस हैं। एक बार भाई देखो उड़ाना था 5 को, जिसको उड़ाना है वो 5 ही है, तो बेटा इसके साइड वाला जो है, साइड वाला क्या है 6, इवन नंबर है, तो एज इट इज रख देना है 6 का 6। अब 5 को उड़ाना था यहाँ से, तो साइड वाला बेटा 7, ये ओड है तो इसको एक नंबर बढ़ा के लिख देना है 9.48, ऐसे लिख देते हैं। फिर सिग्निफिकेंट फिगर आए। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब जैसे अगर इसके अपन मतलब बात करें कि सिग्निफिकेंट फिगर एग्जैक्टली चीज़ क्या है, तो देखो 22/7, ठीक है, 22/7 को अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे, ये जो पाई की वैल्यू ऐसे सोल्व करने लगे तो 21 1 बचा, फिर पॉइंट यहाँ पे 0 तो 1 आएगा, फिर 3 बचा, फिर 0 उतारी, फिर 4 तो ये 28 आया, फिर 2, फिर 0 उतारी, फिर 2 बेटा यहाँ पे, फिर कितना आएगा ये 14 6, फिर 8 आएगा आगे ऐसे। लेकिन बेटा पाई की 22/7 की जगह पे अपन क्या यूज़ कर लेते हैं 3.14 ऐसे यूज़ कर लेते हैं,
लेकिन बेटा 3.14 को अगर मैं सोल्व करूँ ऐसे 314/100, तो 314/100 जो है नॉट इक्वल टू 22/7, एग्जैक्टली तो इसके इक्वल नहीं आता ये। तो मतलब जैसे बेटा क्या है कि 3.14 ये तुम्हें यहाँ तक बता रहा है, इससे आगे नहीं पता क्या है। आगे 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 22/7 में तुम देखोगे तो ये 2 है, फिर और आगे जाएगा। तो मतलब जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही ज़्यादा हम डाटा को एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये कितना है। जैसे अगर भाई तुम दुकान से सब्ज़ी लेने गए और सब्ज़ी लेते टाइम तुमने प्याज ली, 1 किलो प्याज ले ली, तो वो 1 पॉइंट भाई उसने मतलब जो पहले वाली तराजू आती थी जिसके बीच में एक वो ऐसे कांटा सा लगा होता था, उसमें तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि वो 1 किलो से 5 ग्राम ज़्यादा है, 7 ग्राम ज़्यादा है, कितने ग्राम ज़्यादा है। अब भाई 1-2 ग्राम ज़्यादा आ गया तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर सुनार 1-2 ग्राम ज़्यादा कर दे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है, कि 1 किलो के बाद में या 1 ग्राम के बाद में 0.23 कितना है। अगर बेटा मतलब तुमने सब्ज़ी ली 1 किलो, उसमें अगर 2-4 ग्राम ज़्यादा भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो सुनार है सुनार ने क्या करा बेटा, 1 ग्राम की जगह पे उसने 1.5 ग्राम 0.5 ग्राम भी एक्स्ट्रा दे दिया। तो सोने का भाव 1 लाख के अकॉर्डिंग तुम मानोगे 10 ग्राम का, तो 1 ग्राम तुम्हारा किसका जा रहा है बेटा, 10,000 के करीब का जा रहा है। तो 4-5 हज़ार का नुकसान हो जाएगा उसका, तो ठीक है। तो ये कि एग्जैक्टली 1.0000 ऐसे ये सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। तो बेटा सबसे पहले ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे 237 में यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 नॉन जीरो हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर है बेटा जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगी वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे 2006 के बीच में कितनी जीरो हैं, 2, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 4.0834 में ये जो जीरो है ये बेटा नॉन जीरो डिजिट के बीच में आई है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर टोटल। उसके बाद में बेटा जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट के जो होंगी, मतलब जो नॉन जीरो डिजिट आया उससे लेफ्ट में है बेटा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। जैसे अगर तुमने 0.1 लिखा है तो भी इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, 0.2 और यहाँ पे 0.0062 लिखा, ये भी कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है बेटा, सिर्फ इसमें ये वाले 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब उसके बाद में जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के राइट वाली जीरो सिग्निफिकेंट होंगी अगर भाई वहाँ पे पहले क्या आ लिया हो, डेसिमल आ लिया हो। जैसे बेटा 0.200, अब ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। तो टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 3। लेकिन 22,000 अगर लिखा हुआ है, इसमें 00 लिखी हुई है बेटा, ठीक है, डेसिमल नहीं आया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये 22 वाले 2 जो लिखे हुए हैं ये होंगे बेटा। तो मतलब अभी तक जो रूल पढ़े हैं, एक और चलो इसको पढ़ लेते हैं, नहीं पहले बता ही देता हूँ मैं तुम्हें बेटा। ऐसे कि सबसे पहला तो क्या था, नॉन जीरो डिजिट। भाई अगर मान लो 562 लिखा, 4 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया ऐसे, तो इसमें टोटल 2 और 3 5 नॉन जीरो डिजिट है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद में अगला रूल क्या था बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएंगी वो सिग्निफिकेंट है। 5 ऐसे मैंने 5002 लिख दिया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, ये जीरो काउंट होंगी। अगर मैंने 4.02345 लिखा तो इसमें ये जीरो इंक्लूड होगी, तो टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। फिर लिखा है जीरो नॉन जीरो से पहले आ गई, ठीक है, जीरो जो नॉन जीरो से पहले आई हुई है, लेफ्ट में आई हुई हैं, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती। जैसे 0.00052 लिखा, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है बेटा। 0.01 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद में अगर हम देखें बेटा क्या करें यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट फिगर बनाने लगे, सिग्निफिकेंट फिगर किस में बताने लगे, कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पे राइट वालों की बात करूँ, तो राइट वालों की बात करूँ तो 22,000 अगर मैं लिखता हूँ तो 22,000 के अंदर बेटा कोई भी, मतलब ये जो डेसिमल राइट में आई है, इससे पहले डेसिमल नहीं आया है, ठीक है, ये जो जीरो है ये किस में आई है, राइट में, कोई डेसिमल नहीं आया है बेटा, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने माने जाएंगे, ये ही 2 माने जाएंगे। उसके अलावा जो है बेटा नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं कि अगर मैंने लिखा 22.00 ऐसे लिख दिया,
तो अब ये डेसिमल के बाद में आए हैं, डेसिमल के बाद में आए हैं तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। टोटल यहाँ पे देखो तुम कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखे जाएंगे बेटा, अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे जाएंगे। जो नेक्स्ट है बेटा अपना यहाँ पे 5वां रूल जो है कि रूल ऑफ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। रूल ऑफ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पर अप्लीकेबल है बेटा? ओनली ऑन ऑब्जेक्ट्स। जैसे बेटा अगर किसी का वेट तुमने मेजर करा, ठीक है, अगर तुम अपना वेट मेजर करते हो तो वो वेट हो सकता है कि तुम जाओ कोई तुमसे वेट पूछता है, तुमने बता दिया कि 72 kg, तो बेटा वो 72 kg को 72.0 भी बोला जा सकता है, मतलब हो सकता है 72.0 ही हो, एग्जैक्टली 72 हो, या 72.1 हो, या 72.3 हो। तो ये चीज़ एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि 5 टेबल रखे हुए हैं, ठीक है, 5 टेबल्स, अगर 5 टेबल लिखी हुई बोली जाए तो बेटा यहाँ पे 5 टेबल जो होंगी, ठीक है, ये एग्जैक्टली 5.1 टेबल नहीं हो सकती। तो इसको तुम कितना ही एग्जैक्टली बोल सकते हो बेटा, 72 kg में नहीं पता तुम्हें कि 72 पॉइंट उसके बाद में 0 आ रही है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, वो राउंड ऑफ करके 72 लिखा हुआ है, लेकिन 5 टेबल ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। तो तुम कितनी जीरो लगा सकते हो कि 5.0000000 टेबल्स हैं, तो इसमें जितने मर्जी तुम सिग्निफिकेंट फिगर बना सकते हो। तो जब कोई ऐसे एग्जैक्ट वाली वैल्यू आए, ऑब्जेक्ट्स वगैरह आए, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर माने जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो 20 बॉल्स हैं, 20 बॉल्स को कैसे लिखा जा सकता है? 20.00 ऐसे। तो अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2.0 इंटू 10, तो बेटा ये चीज़ तो तुम्हारी 20 है ना, ये है तो क्या 20 आया, लेकिन डेसिमल के बाद में एक जीरो लगी हुई है और 2 को भी काउंट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 2। अगर बेटा मैं इसको 0.200, ठीक है, 0.200 इंटू 10⁻² लिखूँ, इसको भी सोल्व करने पर आएगा तो 20 ही, ठीक है, 20.0 आ जाएगा, 20 ही तो आएगा बेटा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने माने जाएंगे? डेसिमल के बाद में 2 आ लिया और फिर ये राइट वाली भी अब सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद में लिखा है बेटा डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा डिवीज़न में और मल्टीप्लिकेशन में जो फाइनल आंसर है उसके अंदर अपने लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं ये मल्टीप्लाई वाला एग्जांपल देखूँ, 2.5, यहाँ पे 0.006, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ ये 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। इनके मल्टीप्लाई होने पर आया 0.015, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये 1 और 5 मिला के 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जो अपने ओरिजिनल नंबर थे ना, ओरिजिनल नंबर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला ये था जिसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको राउंड ऑफ करके जो अपन फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे वो एक सिग्निफिकेंट फिगर में ही रिपोर्ट करेंगे। तो ये जो अपना रिजल्ट है, ये वाला जो रिजल्ट है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अब एक डिजिट तक लेके आना है। ये 5 है बेटा, राउंड ऑफ की पड़ गई ज़रूरत, ये 5 आया। अब इस 5 को अगर राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो बेटा ये तो 5 से बड़ा होता तो ईजी होता है, 1 का 2 बना देते, 5 से छोटा होता तो 1 का 1 रख लेते, लेकिन अब 5 ही है तो देखना पड़ेगा जिसको बढ़ाना घटाना है वो इवन है या ओड। तो बेटा ये 1 ओड है, तो ओड है तो 1 नंबर से बढ़ा दिया ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये रूल कराया था बेटा। तो इसका आंसर 0.02। बेटा मेंस में ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एडिशन में क्या करा जाता है बेटा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल। जो रिजल्ट है उसके राइट में, डेसिमल के राइट में ज़्यादा डिजिट नहीं हो सकते किसी ओरिजिनल नंबर से जिनको जोड़ा घटाया जा रहा है। जैसे बेटा तुम इसमें देखोगे डेसिमल के बाद में एक 3 है, इसमें डेसिमल के बाद में क्या है बेटा? एक 3, मतलब एक डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। अगले में बेटा कितना डिजिट है डेसिमल के बाद में? इसमें 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है बेटा? यहाँ पर 2 हैं। लेकिन बेटा अब जो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा, ये फाइनल आंसर 3.86 आया, तो ये 3.86 डेसिमल के बाद 2 डिजिट में रिपोर्ट नहीं करना है, इसको कितने में करना है बेटा? 1 में ही। तो इसको 3.86 को हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ करके क्या बना देंगे बेटा? 3.9, क्योंकि जिसको हटाना है वो 6 5 से बड़ा है,
साइड वाले को एक नंबर बढ़ा देते हैं तो 3.9 ऐसे, ठीक है। 3.9 ये अपना आंसर आ जाएगा डेसिमल के बाद में। ये सिग्निफिकेंट फिगर जो नीचे लिखे हुए हैं ये किस में देखे जाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखा जाता है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो जिसमें सबसे कम डिजिट होंगे उतने उसी में आंसर अपना रिपोर्ट करना है। उसके बाद में बेटा केमिकल लॉज ऑफ कम्बिनेशन। तो केमिकल लॉज ऑफ कम्बिनेशन में पहला लॉ जो है वो क्या बेटा, बिल्कुल बेसिक सा लॉ है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बेटा जैसे मतलब एक आध इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल हैं उसमें क्वेश्चन भी है कि जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती हैं वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग बैलेंस होती है। तो केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो बैलेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होती हैं। बेटा यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट तुमने 100 ग्राम लिया तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट भी बेटा तुम्हारे 5644, मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है यहाँ पे। लेकिन आज के टाइम पे ये फेल हो गया है किस में बेटा, नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन एज मास इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास किस में लॉस्ट हो जाता है बेटा, एनर्जी की फॉर्म में चला जाता है। उसके बाद में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये क्या कहता है बेटा, ये सिंपली यूँ कि भाई तुमने चाहे इंडिया का पानी लिया, ठीक है भाई, चाहे तुमने इंडिया का वाटर लिया, चाहे भाई तुमने पाकिस्तान का वाटर लिया, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो होगा वो 1:8 होगा। 1:8 किसका भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो। अगर तुमने भाई तुमने 90 यहाँ पे 90 ग्राम पानी ले लिया, 90 ग्राम H2O ले लिया, तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो आएगा। इसमें 10 ग्राम तो हाइड्रोजन मिलेगी, ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, 80 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, 80 ग्राम O2। जो मास का रेशियो वो क्या आएगा, 1:8 ही आएगा। तुम बेटा 900 भी ले लोगे तो 100 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी, ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, 800 ग्राम, और मास का रेशियो क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। तो ये बात बताई गई है बेटा कि ईच कंपाउंड, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि ईच कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। फॉर एग्जांपल इन H2O 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 ग्राम ऑक्सीजन ऑलवेज, कि भाई इनका मास का रेशियो क्या मिलेगा, 1:8 मिलेगा। अगर बेटा तुम CO2 देख लोगे तो CO2 में कार्बन कितना 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम। अगर इसको देखोगे 3 से मतलब 4 से डिवाइड करो तुम, ये 3 आ गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताना हो तो ये कितना आ गया 8। तो इनके मास का रेशियो हमेशा क्या मिलेगा, 3:8 मिलेगा। अगर बेटा मैंने टोटल ऐसे, ये तो अपना भाई अगर मान लो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने में, या मतलब एक सिंपल सा ले लूं कि 60 ग्राम कार्बन और उसके बाद में 160, मेरे ख्याल से 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ग्राम ऑक्सीजन। ये मैंने क्या कराया बेटा, मैंने सिंपल से इतना कराया है कि इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 5 से। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ही बनाया जा सकता था कि मैं इसको यूँ बोलता कि 220 ग्राम, ठीक है, 220 ग्राम CO2 लिया तो उसके अंदर ये कितना मिलेगा, कार्बन 60 ग्राम, ऑक्सीजन कितनी मिलेगी 160 ग्राम। मास का रेशियो देखोगे तो भाई वही यहाँ पे अगर देखते हैं तो बेटा कितना आएगा, 2 से इसको किससे 20 से डिवाइड करें, 3, 20 से डिवाइड करेंगे 8, 3:8 मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के मास का रेशियो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अब लेकिन ये भाई वैलिड नहीं है आजकल, किसके लिए, नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं है, और किसके लिए, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। आइसोटोप जैसे मान लो पानी ले लिया, पानी के अंदर कहीं कुछ हैवी वाटर आ गया तो बेटा उसमें तो मास का रेशियो चेंज हो जाएगा D2O में तो। और ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ये इसका जिक्र डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी हुआ था कि जैसे भाई तुम आयरन ऑक्साइड लेते हो तो आयरन ऑक्साइड अगर तुमने 10 लिया तो तुम उम्मीद कर रहे थे 10 Fe2 पॉजिटिव मिले और 10 O2 नेगेटिव मिले। लेकिन कुछ आयरन, ये मैंने उस क्लास में भी दिखाया था बेटा कि सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे तुम नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, कुछ आयरन 2 पॉजिटिव जो हैं वो निकल के, मतलब जैसे यहाँ से एक आयरन 2 पॉजिटिव निकल के चला गया बेटा, एक आयरन का एटम जो यहाँ पे था वो निकल के चला गया, तो 10 की बजाय ये कितने हो गए 9। अभी बैलेंस कैसे करोगे, तो जो साइड वाले Fe2 पॉजिटिव थे वो किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, Fe3 पॉजिटिव में। ज़्यादा डिटेल में 12th के सॉलिड स्टेट में पढ़ा जाएगा ये। अब यहाँ से देखते हैं, जो हम पढ़ रहे थे उस चीज़ पे आते हैं कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड जो फॉर्मूले को फॉलो ना करें। अब अगला है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, देखो
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस यूँ बोलता है कि अगर जब दो एलिमेंट रिएक्ट करें, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, रिएक्ट करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, तो उसमें एक का मास फिक्स रखते हैं। जैसे मैं अगर इसको बताऊं कि दो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक बार तो रिएक्ट करके इन्होंने बनाया कौन सा, वाटर, ठीक है। उसके बाद में भाई ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। H2O2 बोले तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो ये कि भाई जब ये दो एलिमेंट रिएक्ट करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, तो अगर एक का मास फिक्स रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन फिक्स रख रखा है, कितना फिक्स रख रखा है, 32 ग्राम फिक्स कर रखा है बेटा, 32 ग्राम ये फिक्स है। तो फिर इसमें बताया जाता है कि जो सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट ये हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने ग्राम, 4 ग्राम, यहाँ पे कितने ग्राम, 2 ग्राम। तो ये जो सेकंड एलिमेंट का मास का रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, 2:1 आ गया। एक और कंपाउंड के थ्रू अगर हम देखें, जैसे C+O कार्बन मोनोऑक्साइड बना, और कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 भी बनाते हैं बेटा। इसको मैं ½ लिख दूं ऐसे, क्योंकि इस फॉर्म में ये मिलता है। तो कार्बन यहाँ पे फिक्स रखा, कार्बन कितना, 12 ग्राम, इसमें भी कार्बन कितना, 12 ग्राम, इसमें भी कार्बन कितना, 12 ग्राम। ऑक्सीजन ये तो कार्बन फिक्स हो गया। ऑक्सीजन जो है बेटा, इसमें कितनी ऑक्सीजन, 16 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन कितनी, 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो तुमने देखा कि वो एक सिंपल मल्टीपल, ठीक है, सिंपल मल्टीपल आया, ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो आया। अरे एक इसका 16 का मल्टीपल ही तो है 32, ये 2 का मल्टीपल ही तो है 4, तभी तो इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोला जाता है बेटा। यहाँ पे देखो ये चीज़ बताई गई है कि व्हेन फिक्स्ड अमाउंट, कि एक का अमाउंट क्या कर दें, फिक्स कर दें। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंस विद अनदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, कि भाई वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। द रेशियो मासेज ऑफ अदर एलिमेंट, जो अदर एलिमेंट होगा उसके मास का रेशियो क्या मिलेगा बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ये वो जो एग्जाम्पल अभी बताएं कि जैसे कार्बन 12 ग्राम फिक्स कर दिया, तो ऑक्सीजन का जो रेशियो आया 1:2 सिंपल आया। भाई हाइड्रोजन यहाँ पे इनको फिक्स करा तो इनका रेशियो जो आया 2/4 करें, या जैसे ऑक्सीजन को 32 फिक्स कर रखा है तो हाइड्रोजन का रेशियो क्या आया बेटा अपना, 2/4, ये मतलब 1:2 आया। लेकिन ये फेल हो गया बेटा आज के टाइम पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से लिखे हुए हैं, कैसे फेल हुआ, जैसे मैं एक बार लिख लेता हूँ, C4H10 और बेटा C5H12 C6H14। कैसे फेल हो रहा है बेटा, देखो अगर तुम ये देखोगे यहाँ पे टोटल, अगर 1 ग्राम कार्बन के लिए निकाल रहे हैं, ये लिखा है कार्बन फिक्स कर दिया, ठीक है, कार्बन मैं इनमें फिक्स कर देता हूँ बेटा। यहाँ पे तो अपना लकीली सही हिसाब किताब बैठ रहा था कि एक का मास फिक्स हो ही रहा था ऑटोमेटिकली। इसमें तो सब में कार्बन अलग अलग हैं, हाइड्रोजन भी अलग अलग हो रही है। तो C6H14 बेटा, तो मैं क्या करूँ, देखो कार्बन मैंने फिक्स कर दिया 12, तो यहाँ पे 12 चौके 48 ग्राम कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन है, 10 ग्राम हाइड्रोजन है। 1 ग्राम कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन होगा बेटा, 10/48, 10/48। और 12 ग्राम कार्बन के लिए देखेंगे तो कितना आएगा, 10/48 × 12 यह आएगा। तो 4 यहाँ से कितना आया बेटा, 2.5 ग्राम हाइड्रोजन आया, 2.5 ग्राम हाइड्रोजन किसके लिए बेटा, 12 ग्राम के लिए। C5H12 में ऐसे ही निकालेंगे तो 60 ग्राम के लिए, ठीक है, 60 ग्राम कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन, 12 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम के लिए कितना आएगा, 1 ग्राम के लिए आएगा 12/60 हाइड्रोजन। और बेटा मैं निकालूँ कितने के लिए, 12 ग्राम कार्बन के लिए, तो 12/60 × 12, तो बेटा ये 12/60 × 12 करेंगे तो 12×5 = 60, यहाँ पे 5 दूनी 10, 2.4 आ गया, ये 2.5 आया, ये 2.4 आया। अगले में भी ऐसे ही निकालेंगे तो 2.33, तो ये तो सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आ रहा, 2 4 6 कुछ ऐसा आता तो सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में फेल हो जाता है बेटा ये लो भी, ठीक है। उसके बाद में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बेटा बहुत बेकार सा लॉ है, ठीक है, मतलब इसको तुम
स्टेटमेंट समझ के वैसे करने की कोशिश करोगे तो बड़ा मतलब मुश्किल सा ही लगेगा तुम्हें ये, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ तुम इसको ऐसे देखना बेटा। क्या कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को हमने एक सिंपल तरीके से समझना है। अगर यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ कि जैसे एक तो एलिमेंट है ए, ठीक है, एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, दूसरा एलिमेंट क्या है बी, सी अपना तीसरा एलिमेंट है। क्या है बेटा ये आपस में भी रिएक्शन कर रहा है, ए और सी, ए और सी अलग अलग से भी इनकी दोस्ती, अलग अलग से भी रिएक्शन कर रहे हैं, ये बना रहे हैं एस सी। क्या बना रहे हैं बेटा? एस सी रिएक्शन करके। बी और सी, जो बी और सी है बेटा ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं यहाँ पर? ये बना रहे हैं बी सी, ठीक। ये बीच में क्या आ रहा है भाई? ये बना रहे हैं बेटा बी सी, ठीक है। और ए और बी आपस में रिएक्शन, ये आपस में भी इनकी दोस्ती अलग से रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ए बी। सी का मैंने लिख दिया, सी को कर दिया फिक्स, सी को क्या कर दिया बेटा? फिक्स, इसका फिक्स अमाउंट कर दिया, सी का अमाउंट क्या कर दिया? फिक्स। बेटा इसकी स्टेटमेंट में एक लाइन पढ़ोगे, अगली पे पहुंचोगे तो पहली लाइन भूल जाओगे, ठीक है। तो इसको लॉ को समझने के लिए ये मान लो कि 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, सी के फिक्स्ड अमाउंट के साथ में ए भी रिएक्ट करता है, बी भी रिएक्ट करता है, अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, और ए और बी आपस में भी रिएक्ट करते हैं। तो आपस में जैसे मान लिया सी का जब फिक्स अमाउंट था, ए का अमाउंट लगा एक्स, ए का अमाउंट क्या लगा? एक्स, बी का अमाउंट लगा वाई। तो जब ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनके अमाउंट का रेशियो भी x/y आएगा या x/y का मल्टीपल आएगा। समझ में आया भाई? ये क्या है कि 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, सी के फिक्स अमाउंट के साथ में ए भी रिएक्ट करके ए सी बना रहा है, बी रिएक्ट करके बी सी बना रहा है, ए और बी आपस में भी रिएक्ट करके ए बी बनाते हैं। तो अगर सी के फर्स्ट फिक्स अमाउंट के साथ में ए का एक्स लगा, बी का वाई लगा, तो ए और बी जब आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो वो x/y आएगा, ठीक है। उनका जो भाई रेशियो आएगा मास का वो x/y पहले वाला ही सेम रहेगा या x/y का मल्टीपल आएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और इसकी डेफिनेशन ये मतलब स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई द रेशियो मासेज ऑफ 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट के मास का रेशियो ए एंड बी, ए और बी के मास का रेशियो, विच कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट सी, जो सी एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन करते हैं अलग अलग, इज आइदर सेम, या तो सेम रहेगा एक्स और वाई रहेगा, रेशियो x/y, और सम मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ मासेज, या एक्स वाई का क्या रहेगा? मल्टीपल, इन विच ए और बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर भाई, ठीक है। तो अगर सी का क्या करा जाए बेटा, जो मासेज है यहाँ पे कि द रेशियो मासेज ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट सी इज आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो मासेज इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर, ये रहेगा बेटा, ठीक है। अब इन विच, ठीक है, जिसमें ए और बी डायरेक्टली कंबाइन करते हैं, ये चीज़ आई बेटा। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, जैसे कि NH3 कंटेन्स 82.35% नाइट्रोजन, NH3 के अंदर क्या है? 82.35% नाइट्रोजन है, 17.65% हाइड्रोजन है, इतनी हाइड्रोजन। और H2O कंटेन, H2O क्या कंटेन करता है? 88.9% ऑक्सीजन, 11.10 हाइड्रोजन। N2O3 के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बता दी। कह रहा है कि ये डाटा से ये बताओ कि रेसिप्रोकल जो प्रोपोर्शंस का लॉ है वो फॉलो होता है। बेटा देखो अपन ने लिखा NH3 के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कई बार वो पूछ लेता है कि इसमें कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, तो अपने को अप्लाई करना आना चाहिए। वो दे देगा कोई एक भाई 2-3 कंपाउंड दे दिया और पूछा इनमें कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताई जा सकती हैं ऐसे। तो इन NH3 के अंदर, ठीक है, इन NH3 17.65 ग्राम, इसके अंदर 17.65 ग्राम जो हाइड्रोजन है कंबाइन विद 82.35 ग्राम नाइट्रोजन। क्वेश्चन में ही दे रखा है भाई कि हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा 17.65% और नाइट्रोजन 82.35%। तो 1 ग्राम जो हाइड्रोजन होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितनी नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है? 4.67। हाइड्रोजन फिक्स कर दिया बेटा। H2O के अंदर
11.10 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 88.90 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ करेगा, 88.90 अपॉन 11.10, 8.0 साथ में। बेटा यहाँ से ये दोनों ही फिक्स कर दिए, ठीक है, 1 ग्राम दोनों फिक्स, मतलब दोनों में हाइड्रोजन तो फिक्स कर दिया ना। अरे ये नाइट्रोजन, ये भाई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फिक्स कर दिया कितना, 1 ग्राम। नाइट्रोजन इसके साथ रिएक्शन करके जब NH3 बना रहा था तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन लगा 4.67। ऑक्सीजन जब H2O बना रहा था तो ऑक्सीजन लगा अपना 8.0। तो बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होके N2O3 बना रहे हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या सेम रेशियो आता है नहीं आता। तो बेटा अब इन दोनों का, ये तुम्हारा एक तरह से x है, ये एक तरह से तुम्हारा क्या है, y। तो तुमने बेटा यहाँ से y अपॉन एक्स लिख लो, या x अपॉन वाई एक ही बात है, बड़ी वैल्यू आ जाए तो y अपॉन एक्स लिखा तुमने, y अपॉन एक्स लिखा। तो यहाँ पे बेटा ये 8.0 और 4.6, ये कितना आ गया, 1.71 ये वैल्यू आ जाएगी। ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना आया, 1.71। अब N2O3 में बेटा जो दे रखा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो कंबाइन करते हैं वो 63.15, ये रेशियो नहीं है भाई यहाँ पे, 0.15 रेशियो 36.85, ये करोगे तो 1.72 आया। नियरली क्या आया बेटा, ये सेम आया। तो मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। उसके बाद में बेटा गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ये क्या कहता है बेटा, जैसे सिंपल सा लॉ है ये कि H2Cl2 कि जब गैसियस रिएक्टेंट हो तो दे रिएक्ट इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो बाय देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो भी सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। और अगर प्रोडक्ट भी गैस हुआ तो प्रोडक्ट भी सिंपल होल नंबर रेशियो में इंक्लूड करा जा सकता है। मतलब कि भाई व्हेन गैसेज रिएक्ट टुगेदर, जब गैस क्या करेंगी, साथ में रिएक्ट करेंगी, दे डू सो, वो कैसे करेंगे भाई, जब गैस रिएक्ट करेंगी तो कैसे रिएक्ट करेंगी, दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। जो वॉल्यूम का रेशियो वो क्या आएगा भाई, सिंपल रेशियो होगा वन अनदर। एंड टू द वॉल्यूम्स, बेटा मैंने इसमें बोला है कि होल नंबर रेशियो जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पे वैसे तो मतलब देखोगे तुम, यहाँ पे H2Cl2 1:1 आ रहा है, 2:3 ऐसे करा जा सकता है। अगर भाई तुम डिवाइड करके रिजल्ट निकालना चाहो तो वो ज़रूरी नहीं कि होल नंबर ही आएगा, लेकिन वैसे सिंपल रेशियो देखोगे तो वो क्या आएगा, मोल का जैसे रेशियो होल नंबर होता है ऐसे इसका रेशियो भी होल नंबर आएगा। तो एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ में भी रेशियो बियर करेंगी इफ़ दीज आर ऑल्सो गैसेज प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम आर डन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा कुछ नहीं है, लो सिंपल सा, जैसे अगर मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे N2 + 3H2 और 2NH3, देखो अगर ये बैलेंस्ड रिएक्शन लिखी हुई है, नाइट्रोजन का कितना मोल है, 1 मोल, हाइड्रोजन का कितना मोल है यहाँ पे 3, अरे ये भी गैस है, ये भी गैस और ये भी गैस। अमोनिया का कितना मोल है, 2। अभी मतलब पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो बेटा यहाँ पर ये कितना वॉल्यूम की बात करो तो 22.4 लीटर, यहाँ पे ये कितना होगा 3 × 22.4 लीटर, ये कितना होगा 2 × 22.4 लीटर। तो बेटा अगर वॉल्यूम का रेशियो देखा जाए तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया, वॉल्यूम का रेशियो भी 1:3:2 आया। मतलब अगर मैं यूँ कह सकता हूँ भाई यहाँ पे कि 22.4 लीटर अगर नाइट्रोजन है तो उसको हाइड्रोजन कितनी चाहिए, रिक्वायर्स कितनी हाइड्रोजन चाहिए भाई, 67.2 लीटर हाइड्रोजन। 1 लीटर नाइट्रोजन होगी तो कितनी चाहिए भाई, 67.2 अपॉन 22.4। अगर 10 लीटर नाइट्रोजन होती, मतलब ये कट के कितना आ जाएगा 3, 10 लीटर के कितनी चाहिए 3 × 10 मतलब 30। अगर मैं ml में बात करूं, अगर ये 10 ml होता तो ये कितना आता, 30 ml आता, ये कितना आता 20 ml। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई आगे मैं न्यूमेरिकल करूंगा तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 जो आगे लिखा होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है, इसका 3, इसका 2। तो बेटा ये 1 × 10 ml,
ये कितना 3 इंटू 10 ml, ये कितना बनेगा 2 इंटू 10 ml बनेगा बेटा, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो ये बताया गया कि 10 10 10 10, तो ये कितना आएगा 20 आएगा। ये गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स था बेटा। जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्डेड जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं मोल कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। ये वाला लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी इसमें यहीं तक। तो मोल कंसेप्ट में मोल एनालिसिस कि कैसे भाई ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिए हों कैसे बताया जाता है, उसके बाद में लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे, और फिर उसके बाद में रिएक्शन इन सक्सेशन करेंगे कि रिएक्शन इन सक्सेशन कैसे होती हैं, फिर परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, फिर भाई मिक्सचर एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इडियोमेट्री वगैरह भी नेक्स्ट क्लास में आएगी बेटा। आज की इस वाले रिकॉर्डेड लेक्चर में इतना ही।